Today our topic is operators. ऑपरेटर क्या हैं? ऑपरेटर जो हैं ये एक सिंबल होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि किस तरह का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे दिया गया है, इसके अंदर जो प्लस दिख रहा है, ये प्लस ये क्या है? एक ऑपरेटर है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ए और बी का वैल्यू को प्लस करो और रिजल्ट दिखाना है। ए और बी का वैल्यू क्या करना है? ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये क्या है? ग्रेटर देन एक ऑपरेटर है जो कंपेयर कर रहा है ए और बी का वैल्यू। आगे है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर की जो टाइप्स हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, यूरिनरी ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर। ये सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है ना, ये वहाँ यूज़ करने हैं जहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। इसके अंदर क्या है कि दो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, उन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है या उनका एवेल्यूएशन करना है। एवेल्यूएशन करने के बाद हम उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। जैसे पहला है हमारे पास एडिशन। एडिशन में क्या करना है? जैसे ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या है? ए और बी का वैल्यू को ऐड करो। दूसरा मेरे पास है ए माइनस बी, मतलब सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या है? ए और बी का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई बी, तो इसमें क्या है? ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद है डिवीज़न। तो डिवीज़न के अंदर क्या है कि हमने एक और ए का वैल्यू को बी के वैल्यू से डिवाइड करना है। डिवाइड द वैल्यू ऑफ ए विद बी। तो ये जो होते हैं ऑपरेटर्स, ये क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरे पास ऑपरेटर है वह मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो ये रिमाइंडर एज ए रिटर्न करता है, रिजल्ट के अंदर रिमाइंडर देगा। अच्छा देखो, जब हमने प्लस किया, मान लो कि मैं करता हूँ 5 प्लस 2, तो मेरे पास एक रिजल्ट आएगा 7। मैं हम कर देते हैं 5 माइनस 2, तो हमारे पास एक ही रिजल्ट आएगा 3। हम करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास सिर्फ एक रिजल्ट आएगा 10। अगर हम कर देते हैं डिवाइड, ये 5 इज डिवाइडेड बाय 2, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास दो रिजल्ट आ जाएंगे। एक मेरे पास रिजल्ट आएगा ये वाला क्वोशेंट, और दूसरा मेरे पास ये रिजल्ट आएगा रिमाइंडर। तो होता क्या है कि मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है ना, वो हमें रिमाइंडर एज ए रिजल्ट देता है, और जो डिवाइड होता है वो क्वोशेंट एज ए रिजल्ट देता है। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा देखना ध्यान से कि एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखा है कि 17 इज डिवाइडेड बाय 3 और 17 मॉड ऑफ 3। मतलब जब मैं 17 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? आएगा 5, 15 और 2। तो दो रिजल्ट आ रहे हैं। एक क्या आ रहा है? 5, और दूसरा क्या आ रहा है? 2। तो जब हम डिवाइड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ये वाला, तो मेरा 5 आंसर आएगा ये। जब मैं मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा 2 एज ए रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो हमारा फिर नेक्स्ट ऑपरेटर जो होता है, नेक्स्ट ऑपरेटर मेरे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने वहाँ यूज़ करना है, यहाँ पे हमने दो वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। मतलब ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, या डबल इक्वल टू है। मतलब उसका एक्स का वैल्यू वाई के इक्वल है या नहीं। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, रिलेशनल ऑपरेटर, इनका जो आंसर होता है वो यहाँ तो ट्रू होता है, यहाँ तो फॉल्स होता है। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ तो इनका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा, यहाँ तो इनका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। और इसके अंदर जो मेरे पास ऑपरेटर्स आते हैं, ऐसे ये है ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है,
लेस देन ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू। एक होता है हमारे पास सिंगल इक्वल टू और एक होता है डबल इक्वल टू। जो सिंगल इक्वल टू होता है ना, सिंगल, वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है ये कंपेयर करता है दो वैल्यूज़ को, दो वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर दूं कि x इज डबल इक्वल टू 5, तो ये कंपेयर करेगा कि 5 जो है वो x के इक्वल है, x की जो वैल्यू होगी उसके इक्वल है कि नहीं, रिजल्ट ट्रू या फॉल्स। और उसके बाद मेरे पास लास्ट है नॉट इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर में सिर्फ यही है कि इसके अंदर जो रिजल्ट होगा वो कंपैरिजन करके आएगा, और कंपैरिजन करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस बाय जॉइनिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस और कंडीशंस। ये लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे इसका डेफिनेशन लिखा है, लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन अ गिवन एक्सप्रेशन बाय जॉइनिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस और कंडीशंस। जैसे कि पहले ये देख लो कि मेरे पास कितने तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, 3। कौन कौन से हैं? एंड है, और है, और नॉट है। और ये इनका ट्रूथ टेबल है। जैसे ए और बी, एंड मतलब दोनों का वैल्यू अगर ट्रू होगा, अगर दोनों का वैल्यू ट्रू है, ए का वैल्यू भी ट्रू है और बी का वैल्यू भी ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर? अब ये जो होते हैं ना, ये लॉजिकल ऑपरेटर, इसके अंदर जैसे ए है ना, ये मेरे पास एक अलग कंडीशन है, बी जो है ये मेरे पास एक अलग कंडीशन है। अब ए एक अलग कंडीशन है, एक अलग रिलेशनल ऑपरेटर है, बी एक अलग रिलेशनल ऑपरेटर है। अब ए का वैल्यू जो है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। उसी तरह बी का भी एक अलग रिलेशनल ऑपरेटर है, उसका वैल्यू या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं, ए का जो रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स, और बी का जो रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स, उन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यहां पे आएगा। ठीक है। उसी तरह ये और ऑपरेटर है, और इसके अंदर दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं रिजल्ट फॉल्स आएगा, दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। मतलब कि ए और बी जो हैं इनमें से कोई भी एक जो है रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो और के केस के अंदर रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। ये हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट। इसमें क्या है, अगर वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। तो इसका मैं एक एग्जांपल, तो जैसे फॉर एग्जांपल इन्वर्टर है, तो अगर तो लाइट ऑन है तो इन्वर्टर जो है उसका लाइट ऑफ हो जाएगा। मतलब लाइट ट्रू, पीछे से लाइट आ रही है तो इन्वर्टर का लाइट ऑफ। तो अगर लाइट पीछे से बंद हो गई है तो इन्वर्टर ऑन, मतलब उल्टा। तो ये हमारा होता है नॉट। इसके बाद हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी जो पीछे मैंने बताया कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर है और सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर है। डबल इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है वो कंपैरिजन करने के काम आता है, और ये सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर है ये वैल्यू असाइन करने के काम आता है। इसको डिनोट करते हैं सिंगल के साथ, और इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं ना, ये यूज़ किए जाते हैं किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, उसको अगर हमने वैल्यू असाइन करनी है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखने की, असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट साइड होगी ऑलवेज वेरिएबल होगा। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, जैसे ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज ऑलवेज वेरिएबल, और राइट हैंड साइड के अंदर वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, और एक्सप्रेशन हो सकता है। मतलब राइट हैंड साइड के अंदर कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो जैसे ये जो इंट एक्स लिखा है, ये जो लिखा है इंट एक्स, ये होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर वो मेमोरी के अंदर स्पेस क्रिएट करता है। तो ये होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल।
तो ये जो है ये होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन, ये डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है। डिक्लेरेशन के अंदर हमने लिख दिया इंट एक्स, तो ये क्या करेगा मेमोरी के अंदर, ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है ये वाला, तो ये मेमोरी के अंदर क्या करेगा एक्स के लिए 2 बाइट्स का स्पेस क्रिएट करेगा इन सी। तो ये 2 बाइट का स्पेस क्रिएट कर देगा। तो 2 बाइट का जब स्पेस क्रिएट होता है तो उसके साथ 3 चीज़ें जुड़ती हैं। पहली उसका नाम जो ये दिया गया है, नेम ऑफ वेरिएबल। दूसरा उसका वैल्यू, ये यहाँ पे हमने लिखा इनिशियलाइजेशन के अंदर x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है x के अंदर 5 डाल देना है, तो ये हो गया इसका वैल्यू। और तीसरा होता है इसका मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस जो होता है वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं होता, वो पता कर सकते हैं। जैसे 2000, ये 2000 क्या है इसका मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस। तो ये इसके साथ 3 चीज़ें जुड़ती हैं, एक उसका नाम है, एक उसका वैल्यू है और एक उसका मेमोरी एड्रेस है। तो ये इसको याद रखना, कोई भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये उसका डिक्लेरेशन है और ये उसका इनिशियलाइजेशन है। अब नेक्स्ट ये एग्जांपल देखो जरा ध्यान से। इस एग्जांपल के अंदर क्या लिखा गया है, ये स्कोर इज ए वेरिएबल। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड है, तो राइट हैंड साइड में क्या है एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या लिखा है 10 इंटू पॉइंट्स ब्रैकेट के अंदर +5। तो पॉइंट्स जो है ये भी एक वेरिएबल है, जो भी इसका वैल्यू होगा वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो 5 उसके साथ प्लस होगा, और फाइनल रिजल्ट जो है वो स्कोर के अंदर जाके सेव हो जाएगा। तो दिस इज, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को पहले वो इवेल्युएट करेगा, इवेल्युएट करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को वेरिएबल स्कोर के अंदर जाके सेव कर देगा, असाइन कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। इस कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 ऑपरेंड होते हैं और 2 ऑपरेटर। जिसके अंदर 3 ऑपरेंड हों और 2 ऑपरेटर यूज़ किए जाते हों उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर में जो 2 ऑपरेंड यूज़ होते हैं वो ये हैं, एक है क्वेश्चन मार्क, जो 2 ऑपरेंड यूज़ होते हैं, एक है क्वेश्चन मार्क ये वाला, और दूसरा है कॉलन ये वाला। ठीक है, ये होते हैं टर्नरी ऑपरेटर के अंदर यूज। अब टर्नरी ऑपरेटर जो होता है इसका जो सिंटैक्स है वो ये है। सिंटैक्स क्या है कि यहाँ पे कंडीशन होती है क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। अब कंडीशन यहाँ तो ट्रू होगी यहाँ तो फॉल्स होगी। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 फिर कॉलन एक्सप्रेशन 3। तो ये डायग्रामेटिकल देखो इसको, जो एक्सप्रेशन 1 होता है वो होता है कंडीशन, यहाँ पे होगा कंडीशन। अब कंडीशन है तो कंडीशन यहाँ तो ट्रू होगा यहाँ तो कंडीशन फॉल्स होगा। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो एक्सप्रेशन होगा ये हमारा रिजल्ट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाला जो होगा ये हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये इफ एल्स की तरह ही काम करता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट इसमें ये याद रखना है कि इसके अंदर कंडीशन होती है, कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन इज इधर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन जो 1 है क्वेश्चन मार्क के बाद वाला ये हमारा रिजल्ट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाला जो है हमारा रिजल्ट होगा। अब ये इसका फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट में क्या है, यहाँ पे कंडीशन आ गई। अब कंडीशन जहाँ तो ट्रू है जहाँ तो देखो फ्लो चार्ट, कंडीशन जहाँ तो ट्रू होगी यहाँ तो फॉल्स होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला रिजल्ट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला रिजल्ट होगा। ये कब आएगा कंडीशन फॉल्स के अंदर, ये कब आएगा जब आपका कंडीशन ट्रू होगा। तो नेक्स्ट इज यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं ना, इसके अंदर एक ऑपरेंड होता है और एक ऑपरेटर होता है।
बेसिकली हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर होते हैं जिसके अंदर एक ऑपरेंड और एक ऑपरेटर यूज होता है, उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसके अंदर 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेटर हो। टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसके अंदर 3 ऑपरेंड हो और 2 ऑपरेटर हों। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूनरी ऑपरेटर की। यूनरी ऑपरेटर के अंदर क्या है, एक ऑपरेंड और एक ऑपरेटर। तो ये बेसिकली 4 तरह के हैं, इधर मेंशन किए गए हैं। तो पहला कौन सा है, पहला है यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस। यूनरी प्लस जो होता है ये इंडिकेट करता है, यूनरी प्लस ये इंडिकेट, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिख दिए गए हैं। तो ये देखो, ये यूनरी प्लस जो होता है ना, यूनरी प्लस ये करता है, इसे +5 लिख दिया, जैसे लिख दिया +5, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 5 जो है वो पॉजिटिव है। अगर मैंने लिख दिया -5 तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 5 जो है वो माइनस का है। तो ये हो गया यूनरी प्लस और ये हो गया यूनरी माइनस। तो ये सिर्फ इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि हम ये सिस्टम को ये बता दें कि कंट्रोल को ये बताएं कि हमारा जो वैल्यू वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जो लास्ट वाले 2 ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, जो करंट वैल्यू होगा, ये ध्यान में रखना, जो करंट वैल्यू होगा वेरिएबल का उसको 1 इंक्रीज करेगा। और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो करंट वैल्यू को 1 डिक्रीज करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ x का जो वैल्यू है इज इक्वल टू 5 और मैंने लिख दिया x प्लस प्लस। तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू जो है 5 है तो उसको क्या कर दो, 6 कर दो। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे मैंने x का वैल्यू लिख दिया 5 और लिख दिया x माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 1। तो x का वैल्यू 1 डिक्रीज कर देगा। तो ये हमारे पास, इसको हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ये देखो, ये हमारा प्रीफिक्स है और ये पोस्ट फिक्स है। प्रीफिक्स के अंदर क्या है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल से पहले लगेगा, ये हो गया प्रीफिक्स। और पोस्ट फिक्स में क्या है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद में लगेगा। ये वाला जो है ये मेरा प्रीफिक्स है और ये वाला जो है ये मेरा पोस्ट फिक्स है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो चाहे आपने प्रीफिक्स लिखा है चाहे आपने पोस्ट फिक्स लिखा है, दोनों का सेम काम है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। प्रीफिक्स भी वेरिएबल का वैल्यू 1 इंक्रीज करेगा, पोस्ट फिक्स भी वेरिएबल का वैल्यू 1 इंक्रीज करेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे ये देखो, ये लिख दिया प्रीफिक्स k इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया। अब मेरे पास सपोज करो ये k का वैल्यू है 5, मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू प्लस प्लस k। अब k का वैल्यू तो 6 होना है, तो इसका मतलब क्या है, प्लस प्लस k का, पहले k का वैल्यू 1 इंक्रीज करो, फिर x का वैल्यू, x को असाइन करो। पहली वैल्यू क्या करना है, k का 1 इंक्रीज करना है, फिर वो वैल्यू x के अंदर डाल देना है। तो मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 और k का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 6। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है सपोज करो k का वैल्यू मैंने ले लिया 5 और मैंने कर दिया x इज इक्वल टू k माइनस k प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू जो है और k का वैल्यू जो है वो x को पहले असाइन करो फिर इंक्रीज करो। मतलब इस केस के अंदर x का वैल्यू क्या है मेरा हो जाएगा 5
और k का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 6। मतलब k का वैल्यू तो 6 होना ही है, बट x के वैल्यू में फ़र्क आ गया। पहले वाला जो x का वैल्यू था वो 6 हुआ था, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 5, क्योंकि प्रीफिक्स क्या करता है, पहले एक वैल्यू इंक्रीज करेगा फिर वो असाइन करेगा, और पोस्ट फिक्स क्या करेगा, पहले असाइन करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट ऑपरेटर जो है हमारा वो है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं, ये जो हमने पिछले लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे उसी तरह काम करते हैं, बट ये बिट्स के ऊपर काम करते हैं। ये मेरे पास हैं बिट वाइज एंड है, फिर बिट वाइज और है, एक्सक्लूसिव और है, वंस कॉम्प्लीमेंट है, लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है। अब बिट वाइज एंड के अंदर क्या है कि दोनों अगर 1 है, दोनों वैल्यूज अगर 1 है, ए का वैल्यू भी 1 है और बी का वैल्यू 1 है, तो रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज रिजल्ट 0 आएगा। तो और के केस के अंदर क्या है कि दोनों वैल्यूज 0 हैं, ये वैल्यू भी 0 है और बी का वैल्यू भी 0 है, तो रिजल्ट 0 आएगा, अदरवाइज रिजल्ट 1 आएगा। बिटवाइज एक्सॉर के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यूज सेम हैं, यहां देखना है ध्यान से, अगर दोनों वैल्यूज सेम है, जैसे ए का वैल्यू भी 0 है और बी का वैल्यू भी 0 है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, दोनों का वैल्यू क्या है सेम, तो रिजल्ट 0 आएगा। अगर दोनों का वैल्यू डिफरेंट है तो रिजल्ट 1 आएगा। अगर ए और बी का वैल्यू सेम है, जैसे 0 0 है या 1 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। अगर दोनों का वैल्यू डिफरेंट है तो रिजल्ट क्या आएगा 1। नॉट के अंदर वही पिछले वाला ही है कि अगर 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0। नेक्स्ट है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, इसको तो डिनोट किया जाता है ना, इसको डिनोट करते हैं लेफ्ट शिफ्ट को ऐसे, और राइट शिफ्ट को डिनोट करते हैं ऐसे। लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, मूव द बिट्स टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, ये बिट्स को लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है, और राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो बिट्स को राइट हैंड साइड मूव करता है। जैसे एग्जांपल में देखो, ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाली मेरे पास जो बिट्स हैं 1 1 0 1 0 0 1 1 है, तो जब इसमें लेफ्ट शिफ्ट लगा दिया तो ये वाला जो पहले वाला 1 है, ये वाला 1 ये बाहर चला जाएगा, ये बाहर आ गया, ठीक है। तो इस 1 की पोजीशन के ऊपर, इस 1 की पोजीशन पर ये उससे 6th वाला 1 आ गया, फिर 0 आ गया, 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0। अब क्या है कि ये वाला स्पेस जो है ये खाली हो जाएगा, क्योंकि एक एक आगे चलेगा ना, ये वाला 1 इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है, ये क्या है एक एक आगे चलेंगे, और जो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे खाली स्पेस बचेगा वहाँ पे 0 इंसर्ट करेंगे। अब सेम केस राइट शिफ्ट के अंदर जो है ये राइट वाला बिट जो है ये वाला ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, और बिट्स जो है वो राइट साइड मूव करेंगी, और ये जो है अब ये जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि बिट्स राइट हैंड साइड मूव कर रही हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पहली जो है सेल है वो खाली रह जाएगा, वहाँ पे क्या कर देना है 0 इंसर्ट कर देना है। और लास्ट ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर हम किसी भी वैल्यू का या किसी भी डाटा टाइप का साइज फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी यूनरी ऑपरेटर है, तो यह करते हैं साइज ऑफ इंट। जैसे हमने एग्जांपल में लिख दिया साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट है तो ये इसकी आउटपुट आएगी 2। क्यों? क्योंकि इंट जो है वो कितने बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर, तो इसका रिजल्ट आएगा 2। अगर मैं साइज ऑफ फ्लोट कर देता तो इसने रिजल्ट देना था 4, क्योंकि सी के अंदर जो इंट है वो 2 बाइट लेता है और जो फ्लोट है वो 4 बाइट लेता है। थैंक यू वेरी मच।